प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान है बच्चों, अध्याय 2 है। और अध्याय का नाम है बच्चों जंतुओं में पोषण। क्या है? जंतुओं में पोषण। तो इस अध्याय में हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु कैसे भोजन करते हैं और वो कैसे जीवित रहते हैं। तो उसी के बारे में ये अध्याय है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें, आपको प्रश्नों के उत्तर अभी याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे। ठीक है, तो सभी का ध्यान इधर हो। तो देखिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान भरें। यानी खाली स्थान भरने, हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं उनके उत्तर हमने इसमें भरने हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्यों में पोषण के मुख्य चरण। यानी जब मनुष्य भोजन करता है और उसे पचाता है तो सभी चरण हमने लिखने हैं। भोजन कहां कहां से हमारे शरीर में जाता है, उसका क्या होता है, तो वो सभी चरण आपने लिखने हैं। तो उसमें सबसे पहला चरण है बच्चों, आपके पास आंसर देखिए। इसका आंसर है, सबसे पहले आएगा अंतःग्रहण। क्या आएगा? अंतःग्रहण। क्या आएगा बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले है अंतःग्रहण। क्या है? अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण का मतलब भोजन को हम मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं। ठीक है, और चबाने के बाद जब वो पेट में पहुंच जाएगा तो फिर उसका पाचन होगा बच्चों। क्या होगा? पाचन। तो जब भोजन पच गया और उससे पोषक तत्व मिल गए तो उसका अवशोषण होएगा। क्या होएगा? अवशोषण। यानी उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है और उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारे खून में मिला दिया जाता है। और फिर वो हमारा खून जो है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, वो उन पोषक तत्वों को ले जाएगा और फिर उनका स्वांगीकरण होगा बच्चों। स्वांगीकरण होगा यानी उन पोषक तत्वों का प्रयोग हो जाएगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और फिर निष्कासन होता है। निष्कासन का मतलब जो हमारे शरीर में कचरा बच जाता है, हम उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप लोग सुबह सुबह जो करके आते हो ना, क्या करके आते हो? पेट की सफाई करके आते हैं सभी। हाँ, तो जो हमारे पेट में कचरा बच जाता है उसको हम सुबह सुबह टॉयलेट में निकाल के आते हैं। और वो निकालना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो गंद होता है, कचरा होता है, और उसको आप अपने साथ लेके ना घूमें। जितनी जल्दी हो सके उस कचरे से छुटकारा पाइए और बीमारियों से बचिए। ठीक है, तो इसलिए सभी अपना पेट साफ करके सुबह सुबह जरूर आए। फिर उसके बाद है आपके पास अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट खाली स्थान है इसी का। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, ध्यान से देखें, यकृत होती है बच्चों। कौन सी? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। फिर सी पार्ट है हमारे पास, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डैश रस निकलते हैं जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है हमारे अमाशय में। अमाशय पेट में जो भोजन पहुंचता है तो वहां पे अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। और क्या निकलते हैं? पाचक रस निकलते हैं बच्चों। और कौन से? पाचक रस होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। अनेक तरह के जूस निकलते हैं हमारे अमाशय में। फिर उसके बाद है बच्चों कि आपके पास है, छोटी आंत की भीतरी दीवार में कई उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। जो हमारे होती है छोटी आंत, ध्यान से देखें सभी, जो छोटी आंत होती है ना हमारे शरीर में, तो उसमें उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये आपके पास आंसर है दीर्घरोम। क्या आंसर बच्चों? ठीक है, तो
देखिए बी का आंसर तो यकृत था, सी का है पाचक रस, कौन सा है, और डी का है दीर्घ रोम। हमारी छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती है, आगे चित्र आएगा वो दिखाऊंगा मैं आपको, तो उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम। तो ये डी का था बच्चों। ई में देखिए, अमीबा अपना भोजन खाली स्थान में पचाता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है खाद्य धानी में पचाता है, यानी अमीबा जो भोजन करता है, कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को पकड़ के वो खाता है, तो वो कहाँ पे पचाता है भोजन को, खाद्य धानी में। कहाँ पे, खाद्य धानी में पचाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। फिर आगे चलते हैं हम प्रश्न 2। तो इसमें आपने सत्य और असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। जो सत्य है उसके लिए टी लगाना, जो असत्य है उसके लिए एफ फॉल्स लगाना है। तो देखिए, स्टार्च या मंड का पाचन अमाशय में शुरू हो जाता है। तो ये कहता है कि स्टार्च या मंड का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है, लेकिन जो स्टार्च या मंड है ना, तो ये कह रहा है कि स्टार्च का पाचन जो है वो अमाशय से शुरू होता है, लेकिन जो हमारे पास स्टार्च का पाचन होता है ना, तो ये असत्य आ जाएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि स्टार्च का पाचन जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, और ये कह रहा है कि हमारे पेट से शुरू हो गया, अमाशय तो पेट में है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, इसलिए ये असत्य है, गलत है। क्योंकि ये मंड या स्टार्च का पाचन जो है कहां से शुरू हो जाता है बच्चों, हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। फिर है जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करती है। ये सही है बच्चों। जो हमारी जीभ होती है ना, तो जब हम भोजन को पचाते हैं मुंह में, तो भोजन में लार मिलाने के काम में हेल्प करती है जीभ, क्योंकि जीभ, तो ये सही है, सत्य है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, तो ये इसके वो भी हैं आंसर। ठीक है, तो तीसरे में है जैसे, ठीक है, तो तीसरे में क्या है, पित्ताशय अस्थायी रूप से पीत को भंडारित करता है। तो ये भी सत्य है बच्चों। हमारा पित्ताशय होता है ना, उसके अंदर पीत रस होता है, और वो पीत रस उसमें भंडारित रहता है। जब भी उस पीत रस की जरूरत पड़ती है तो वो पेट में जाता रहता है, भोजन में मिलता रहता है। तो पित्ताशय अस्थायी रूप से पीत को भंडारित करता है, तो ये सही है, सत्य है। और ये जीव भी, ये भी सही है, ट्रू है। ठीक है, फिर है जुगाली करने वाले जंतु। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाते हैं और कुछ देर में तक उसे चबाते हैं। तो जो जुगाली करने वाले जंतु होती हैं, गाय भैंस है जैसे, वो पहले तो घास को पेट के अंदर ले जाती हैं, भर लेती हैं एकदम से, और फिर उस घास को वापस मुंह में लेके आती हैं और उसको चबाती रहती हैं। तो ये सही कह रहा है, सत्य है। तो इसमें देखिए, ए आपका असत्य है, बी भी सत्य है, सी सत्य है, और डी सत्य है। ठीक है, इसमें ए असत्य है, बाकी सभी सत्य है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। वसा का पूर्ण पाचन होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं कि वसा का पाचन कहाँ पे होता है। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, पेट में, मुंह में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो हाँ, छोटी आंत में होता है बच्चों। कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत जो है, ये आपका आंसर आ जाएगा। वसा का पूर्ण पाचन, वसा का पाचन हमारे छोटी आंत में पूरी तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद है बी पार्ट में, ये ए पार्ट का था, बी पार्ट देखिए। बिना पचे हुए भोजन से पानी मुख्य रूप से अवशोषित होता है। यानी जो बिना पचा हुआ भोजन होता है ना, जो भोजन पच गया, छोटी आंत तक पच जाता है, उसके बाद जो भोजन रह जाता है बिना पचा हुआ, उसमें से जल को अवशोषित करता है। तो कहाँ पे अवशोषित होता है बच्चों, बड़ी आंत में। ठीक है, तो उस कचरे में से जल को अवशोषित कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, तो
बिना पचे भोजन से जल को अवशोषित कहाँ करते हैं? बड़ी आंत में करते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, देखिए, हाँ, बिना पचा हुआ हो गया, तो ये इसके उत्तर आगे, छोटी आंत और बड़ी आंत, दो प्रश्न थे। ठीक है, पहली तो था भी वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। प्रश्न 4 देखिए आपके पास, तो 4 में क्या कहता है, ये मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी को। तो कॉलम ए में है, जैसे आपके पास कॉलम बी ये है, घात खाद्य घटक, पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन एमिनो अम्ल और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। तो ये आपके प्रश्न में जो मिलान करने दिए गए हैं ना, तो उनका उत्तर है ये सीधा आपके पास। ठीक है, तो आपने किसको किससे मिलाना है? जो खाद्य घटक है वो पाचन के उत्पाद हैं। ठीक है, यानी जब भोजन पच जाता है तो उसे के बाद जो भोजन के घटक बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, वो निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता है बच्चों, प्रोटीन से हमें एमिनो अम्ल में टूटता है प्रोटीन, और वसा जो होता है वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, इन दो चीजों में ब्रेक होता है, टूट जाता है, फिर उसके बाद उसको हम पाचन करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये मिलान करना था, आपने मिलान कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे अब बच्चों, दीर्घरोम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य। ठीक है, तो दीर्घरोम में देखिए क्या है, 5वां प्रश्न है बच्चों ये। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीर्घरोम आगे आएगा, उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। तो ये दीर्घरोम है बच्चों, क्या है ये? दीर्घरोम। देखिए दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, उसके कार्य लिखें। ठीक है, ध्यान से देखें, समझें। तो इसमें देखिए इसका उत्तर क्या है, इसका आंसर है, देखिए ये क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवारों में, ध्यान से सुने सभी, क्षुद्रांत्र होती है छोटी आंत। हमारे पेट में एक छोटी आंत है बच्चों, लेकिन नाम उसका छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी, वो लंबी, और एक बड़ी आंत होती है जिसे बृहदांत्र बोलते हैं। तो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत की भीतरी दीवारों में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाओं को दीर्घरोम कहते हैं। ये छोटी आंत में पाए जाते हैं बच्चों, और ये क्या काम करते हैं? दीर्घरोम जो होता है पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए स्तैक क्षेत्र बढ़ाते हैं। ये देखिए ध्यान से, दीर्घरोम क्या होते हैं, जैसे ये हमारी छोटी आंत है, ये छोटी आंत एक पाइप की तरह होती है जो लगभग 3.5 मीटर लंबी होती है, यानी लगभग 20 से 21 फुट लंबी होती है वो। ठीक है, सॉरी, लगभग 7 मीटर लंबी के आसपास होती है, 7.5। तो ये 20-21 फुट लंबी होती है, और इसके जब अगर हम उसको ब्रेक कर दे, काट दें, तो आप उसके अंदर की तरफ इस तरह की, ये इस तरह की उंगली जैसी संरचनाएं देखते हो। ठीक है, ये संरचनाएं हैं, इनको बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं ये आंत के अंदर की तरफ। तो जब भोजन इसमें से चलेगा ना, जब पचा हुआ भोजन इसमें से इसके अंदर से आगे चलता रहता है, तो वो इनमें क्या होता है, ये ना खून, जो जो रक्त होता है हमारा, रक्त की नसें होती हैं, रक्त वाहिकाएं बोलते हैं जिन्हें, उनके साथ ये जुड़ी होती हैं। तो जैसे जैसे भोजन इनके साथ जाएगा पचा हुआ, तो पोषक तत्व जो है वो इनके द्वारा, यहां जैसे पोषक तत्व आएंगे इसके चारों तरफ, अब ये एक जो है, एक उंगली जैसी संरचना है ना जो, ठीक है, तो अब ये एक उंगली जैसी संरचना है, वो ये है एक। अब जब पोषक तत्व इसके पास आएंगे, तो ये नसें होती हैं खून की, रक्त की वाहिकाएं होती हैं, तो इनके साथ वो पोषक तत्व खून में मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास छोटी आंत होती है,
वो क्या करती है, इन्हीं दीर्घ रोम, जिसे विली बोलते हैं, इंग्लिश में विली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विली। ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में, स्मॉल इंस्टेंटाइन बोलते हैं छोटी आंत को। ठीक है, और ये विली होती है इंग्लिश में। ये क्या करती है, क्या होती है, ये क्षुद्र आंत्र की भीतरी का मतलब अंदर की दीवार पर उंगली के समान कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। और ये क्या काम करती है, ये इसका क्षेत्र बढ़ा देती है ताकि ये पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर ले और वो उनको रुधिर में, रुधिर वाहिकाओं में भेज दे। तो इसे हम दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है, इससे आसानी से पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। तो ये दीर्घरोम प्रश्न पता लग गया किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है पेपर में। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पीत कहाँ उत्पन्न होता है या भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करता है। पीत होता है, पीत रस निकलता है पीत से। ठीक है, जिसे आप पित्ते की पथरी बोल देते हैं, कई बार कह देते हैं अभी पित्ते में पथरी होगी, तो वो कहाँ होती है, देखिए ये हमारा क्या है, पाचन सिस्टम है, और ये बीच में स्मॉल इंस्टेंटाइन है, यानी छोटी आंत तो यहाँ बीच में है, और ये बड़ी आंत है भाई ऐसे। ठीक है, तो आगे चित्र आएगा उसमें और दिखा देंगे क्लियर आपको। तो इसमें हमारे पास लीवर होता है, लीवर के ये नीचे यहाँ पे, ये तो बड़ा सा तो लीवर है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत बोलते हैं हिंदी में से लीवर। ठीक है, अभी प्रश्न आया था ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है लीवर या यकृत। अब ये क्या है, इसके नीचे ये गाल ब्लैडर बोलते हैं इसे, जिसे पित्ताशय बोलते हैं, हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। और इसी में से पीत रस इसमें निकलता रहता है बच्चों, इसमें से क्या निकलता है, पीत रस निकलता है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें पथरी हो जाती है जब हम कुछ बेकार चीजें खाते हैं ना, ठोस चीजें, जैसे कहीं मिट्टी खाते रहते हैं, तो इस तरह से कई बार अशुद्धियां जम जाती है हमारे पेट में और वो इकट्ठी होके पथरी बन जाती है, तो वो कई बार इस गाल ब्लैडर के अंदर भी रह जाती है। तो फिर डॉक्टरों को इसको यहाँ से काट के इसको निकालना पड़ता है, पित्ते को ही निकाल देते हैं फिर डॉक्टर। फिर उसको क्या दिक्कत रहती है, क्योंकि ये पीत रस होता है जो भोजन को पचाता है, तो इसलिए जब अगर इसको पीत रस इसको निकाल देना डॉक्टर, फिर आपको जो भोजन हैवी भोजन होता है, जैसे पकोड़े खाते हैं हम, समोसे खाते हैं, इस तरह की तली हुई चीजें, तो उनको पचाने में हमारी यानी हमें मुश्किल होने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले से ही अपने शरीर की देखभाल रखें। ठीक है, तो अब इसके बिना भी काम तो चलाते हैं लोग, लेकिन फिर वो हल्का फुल्का भोजन खाते हैं, ज्यादा हैवी भोजन नहीं खाते। तो इसमें देखिए, पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, यकृत। थैली में संग्रहित पीत रस को पित्ताशय कहते हैं, यानी जिस थैली में पीत रस होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। यह वसा के पाचन में मदद करता है। वसा का मतलब जो तली हुई चीजें होती हैं, जैसे टिक्की खाते हैं, चाट खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो वो सारी जो तली हुई चीजें हैं जिनमें वसा होता है, तो उनका पाचन हम आसानी से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इससे पित्ताशय में पीत रस होता है। जब हमने जैसे टिक्की खाई तो हमारे पेट में पहुंच गई वो, तो पेट में फिर इस पित्ते से पीत रस निकलता है और फिर वो उसको पचाने में हमारी मदद करता है, वसा को। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको पता होना चाहिए भी पीत कहाँ होता है, पित्ताशय कहाँ होता है, उससे कौन सा रस निकलता है। ठीक है, तो ये लीवर के नीचे होता है। फिर है उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिसे जुगाली करने वाले पशु या रूमिनेंट द्वारा पचाया जाता है। अब ये जो पशु होते हैं बच्चों, जो घास खाते हैं, उन्हें रूमिनेंट बोलते हैं, रूमिनेंट। कई बार प्रश्न आ जाता है रूमिनेंट किसे कहते हैं। ऐसे जीव
जो जुगाली करते हैं उसे रूमिनेंट कहते हैं। जैसे गाय भैंस हैं, ये क्या करते हैं, घास खाते हैं पहले, और फिर वो घास जो है इसमें भर लेते हैं, रूमेन में। ठीक है, अपना इस इनके पेट में एक थैली होती है जिसे रूमन बोलते हैं, रूमेन। और फिर उसके बाद ये जब आराम से बैठेंगे, दोबारा फिर ये अपने मुंह में लेके आएंगे उसको, और उसको चबाते रहते हैं ऐसे बैठे। ठीक है, आराम से बैठ के वो सोती रहती हैं गाय भैंस और चबाती रहती हैं। ठीक है, तो वो क्यों चबाती हैं, क्योंकि वो भोजन को जो खाया है ना उनको पचाती हैं, पचा पचा के फिर वो दोबारा फिर ले जाती हैं पेट में। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि सेलुलोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है। जुगाली करने वालों की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है, जो भोजन का सेलुलोज कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा पच जाता है, जो मनुष्यों में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो देखें इनमें क्या होता है बच्चों, इनकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत, और एक बड़ी आंत है इसमें। ठीक है, ये बड़ी आंत है, तो इनके बीच में एक थैली होती है जिसे रूमेन बोलते हैं। तो इस थैली में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, जो सेलुलोज को पचाने में उसकी सहायता करते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास जुगाली करने वाले जंतु हैं, जुगाली करने वाले जितने भी जंतु हैं, उनके पेट में रूमन होता है। रूमन के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं, सेलुलोज को आसानी से वो पचा सकते हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन वो हमारे पेट में नहीं होते, ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे पेट में नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो इसलिए कई बार प्रश्न आ जाता है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो जुगाली करने वाले जंतु पचा सकते हैं, तो वो होता है बच्चों सेलुलोज। ठीक है, और ये सेलुलोज जो होता है घास में पाया जाता है, इसलिए हम घास का पाचन नहीं कर सकते। अगर हमारे पेट में इस तरह के जीवाणु होते ना जो सेलुलोज को पचा सकते थे, तब हम घास भी खा सकते थे, लेकिन हमारे शरीर में नहीं है, वो इनके शरीर में है, इसलिए ये घास खा के जीवित रह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ये प्रश्न 7वां था। आगे है बच्चों 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न में देखिए क्या है ये, ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है। आप देखते हो जब भी लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ग्लूकोज। तो क्यों लगाते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ये इनका शरीर इस अवस्था में नहीं होता कि ये भोजन खा सके और उसको पचा सके, तो इसलिए क्योंकि इनका शरीर बीमार हो जाता है, तो इनको जीवित रखने के लिए और इनके इलाज उपचार के लिए समय भी चाहिए, उसके लिए इनको ऐसा भोजन दिया जाता है। ये भी भोजन होता है, ग्लूकोज जो होता है ना भोजन होता है, लेकिन ये पचा हुआ भोजन होता है, तो इसको पचाने की जरूरत नहीं होती, ये सीधा हमारी नस में लगा देते हैं, जहां पे हमारे खून की नसें होती है ना, तो उसी में सीधा ग्लूकोज लगा देते हैं, और उस ग्लूकोज के द्वारा सीधा हमारे खून में हमें पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो ये है देखिए, क्योंकि यह ऑक्सीजन की मदद से, अब ये देखिए, ठीक है, ग्लूकोज हमें तुरंत ऊर्जा क्यों देता है, ग्लूकोज हमें तुरंत ऊर्जा क्यों देता है, ध्यान से सुने, क्योंकि यह ऑक्सीजन की मदद से कोशिका में आसानी से टूट जाता है, जो रोगी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को पाचन की आवश्यकता नहीं होती और यह सीधे रक्त में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इसलिए रोगियों को ग्लूकोज लगाया जाता है ताकि उनको जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिल जाए और वो आसानी से उनका इलाज हम कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद आपका 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां और 10वां प्रश्न है,
आहार नाल में कौन से भाग, आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। यानी हमारी आहार नाल होती है बच्चों हमारे मुंह से लेकर हमारे गुदा द्वार तक पूरी एक नाल होती है जिसे आहार नाल बोलते हैं और उसी में से भोजन गुजरता जाता है। ठीक है, आहार नाल में हमारे मुंह भी आता है, फिर हमारे जो भोजन नली होती है वो आती है, फिर हमारा पेट आता है, पेट के अंदर छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है और गुदा द्वार आता है। तो ये पूरा जो है एक नाल होती है जिसे आहार नाल कहते हैं। तो इसमें देखिए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है बच्चों। कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, भोजन का पाचन अवशोषण, अवशोषण होता है छोटी आंत में। भोजन को चबाना, कहाँ पे चबाते हैं भोजन को हम, कहाँ चबाते हैं बच्चों, मुंह में चबाते हैं। ठीक है, फिर है जीवाणुओं को नष्ट करना, तो यह अमाशय में होता है। जीवाणुओं को नष्ट यानी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो जो भोजन के साथ जीवाणु चले गए या कोई बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव चले जाते हैं कई बार भोजन के साथ, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उसमें मिलके इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अमाशय में होते हैं। फिर है भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन का पूरी तरह से पाचन कहाँ पे होता है बच्चों, छोटी आंत में होता है। फिर है मल का बनना, मल बड़ी आंत में बनता है बच्चों। बड़ी आंत में मल इकट्ठा हो जाता है और फिर वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है 10वां प्रश्न, अमीबा और मनुष्य में पोषण के बीच एक समानता और एक अंतर लिखें। अमीबा, अमीबा होता है बच्चों सूक्ष्म जीव है ये, और ये भोजन करता है लेकिन कहीं से भी भोजन कर लेता है शरीर में और कहीं से भी उसका निष्कासन कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। तो इसमें समानता क्या है, सबसे पहले अमीबा में पाचक रस भोजन रसधानी से स्रावित होता है और मनुष्य में पाचक रस अमाशय और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। फिर रस जटिल भोजन को सरल घुलनशील और अवशोषित पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अमीबा में पाचक रस जो होता है रसधानी में स्रावित होता है और मनुष्य में पाचक रस अमाशय और छोटी आंत में स्रावित होते हैं, जो भोजन को जटिल भोजन को सरल घुलनशील अवशोषित पदार्थों में बदल देता है। ठीक है, और अंतर इनमें क्या है बच्चों, अमीबा पादाब की मदद से भोजन पकड़ता है। यानी अमीबा में पादाब होते हैं जो अपने शरीर को कहीं से भी उसकी शेप चेंज कर देता है। वो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पादाब कहते हैं। तो जहां भी भोजन पड़ा हो ना, जैसे यहाँ भोजन है तो वो उसको चारों तरफ से ऐसे घेर के और उसको कहीं से भी शरीर में अंदर ले जाता है और ठीक है, फिर उसको अंदर शरीर में ले जाके उसको पाचन कर लेता है और फिर कहीं से भी वो अपने शरीर से उसको बाहर निकाल देता है। तो ये पादाब होते हैं। अमीबा पादाब की मदद से भोजन पकड़ता है, उसे निगल लेता है। मनुष्य अपने मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 11वां प्रश्न है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। ये आपका है 11वां प्रश्न, इसमें आपने मिलान करने हैं बच्चों और आपको उत्तर ही है। ये जो लाला ग्रंथि होती है वो लाला रस स्रावित करती है, मुंह में होती है हमारे। ठीक है, हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है जिसे लाला ग्रंथि बोलती हैं। ये लार स्रावित करती है यानी लार रस निकालती है। फिर अमाशय जो होता है वो अमल का निर्मोचन करता है। अमाशय में अमल भोजन में मिलता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। फिर उसके बाद है यकृत से पीत रस का स्त्रावण होता है। यकृत में एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय बोलते हैं, उसी से पीत रस निकलता है बच्चों। फिर उसके बाद है मलाशय, मलाशय से मल का त्याग होता है। मलाशय होता है, उसके बाद गुदा द्वार होता है, तो गुदा द्वार से मल जो है हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। फिर क्षुद्रांत्र छोटी आंत होती है, इसमें
भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन पूरा होता है और बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है, बिना पचा भोजन का भंडारण होता है। ठीक है, तो बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत में जो बिना पचा हुआ भोजन है वो भंडारित हो जाता है, उसी में उसमें से वो जल अलग कर देते हैं और उसमें भंडारित होता रहता है, और जब वो भर जाता है तो हमारे पेट में फिर दर्द होता है, फिर हम टॉयलेट की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो ये बृहदांत्र में होता है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आपने क्या करना है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपका नामांकित चित्र है पाचन तंत्र का। देखिए, तो इसमें आपके पास खाली चित्र आएगा, उसके नाम आपको पते होने चाहिए भी कहाँ पे क्या है। ठीक, कई बार पेपर में आ जाता है ये कि ये खाली चित्र आ गया आपका और ये नाम नहीं आएंगे आपके इधर उधर, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्या होता है, आपकी ये दीवार पे बना हुआ है, वहां पे भी देख सकते हो आप, लेकिन यहाँ समझ लें। सबसे पहले मुख होता है, मुख गुहिका। मुख गुहिका होती है, ये हमारा मुंह है, जो मुख गुहिका मतलब गुहा, गुफा होती है एक तरह से, तो मुंह रूपी गुफा एक। ठीक है, ध्यान से देखें। और इसमें एक लाला ग्रंथि होती है, ये लाला ग्रंथि होती है बच्चों, हमारी लार जहां से निकलती है, जीभ के नीचे ग्रंथियां होती हैं जो लार निकालती हैं, उन्हें लाला ग्रंथि बोलते हैं। यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जब हम रोटी को चबाते हैं ना, चबा चबा के अगर हम जो भोजन है हमारा रोटी है, उसको हम 15-20 बार चबा लें, तो आप देखना अगर जाके जब खाना खाओगे ना, तो आप रोटी की एक टुकड़ा मुंह में डालोगे, तो आप 15 से 20 बार उसको चबाना मुंह में ही रखे। उससे पहले ही हम निगल लेते हैं वैसे, तो आपने 15 से 20 बार उसको चबाना है और पूरा आनंद लेना है। तो आप देखोगे अगर आपकी सब्जी में नमक या मिर्च तेज भी है ना, तो आप 15 से 20 मिनट के बाद चबाने के बाद आप देखोगे कि वो मीठा लगने लग जाएगा हमें अपने आप ही, और वो भोजन हमारा मुलायम हो जाता है, जिसको हम आसानी से निगल सकते हैं। तो वहीं पे हमारा जो भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है और उसमें लार मिलती है। इसलिए हमें लार जो है कभी भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि इस लार में बहुत अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। ठीक है, फिर आती है ग्रसिका। ग्रसिका होती है, ये फूड पाइप बोलते हैं इसे, यानी भोजन जब हमने चबा दिया तो इस ग्रसिका के द्वारा आगे आएगा। और फिर आता है हमारे पास पेट आ गया, ये भाई क्या आ गया, ये हमारा पेट आ जाता है, और इसे अमाशय भी बोलते हैं। अब इसमें अमाशय है जैसे, और ये यकृत इधर बड़ी सी ग्रंथि है जो, और ये यकृत है, ये पित्ताशय है जिसमें पीत रस भरा हुआ है। ठीक है, और फिर ये पेट बोलते हैं इसे हम, इसी में अमाशय होता है। अमाशय के बाद फिर ये ऐसे घूम के ये छोटी आंत में पहुंच जाता है भाई। ठीक है, अमाशय के नीचे क्या है, अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय है। फिर उसके बाद ये क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब ये छोटी आंत है, देखो ये ऐसे घूम घूम में ऐसे ऐसे पड़ी है हमारे पेट के अंदर घूम घूम के। ठीक है, और फिर ये बड़ी आंत में मिल जाती है, ये बड़ी आंत है बच्चों, ऐसे घूम के ये बड़ी आंत आई। और ठीक है, इसे बृहदांत्र बोलते हैं। बृहद का मतलब बड़ी, आंत्र का मतलब आंत, बृहदांत्र। फिर आता है मलाशय। ये मलाशय हमारा, यानी जो कचरा होता है, जो लैट्रिन वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है हमारी, मल बोलते हैं जिसे। ठीक है, और ये गुदा होता है, ये गुदा द्वार होता है, यहीं से हम उसको बाहर निकालते हैं शरीर से। तो ये यहां से लेकर और ये घूमती हुई ऐसे हमारे पेट में ऐसे घूमती हुई, और ये पूरी एक आहार नाल है, और इस आहार नाल के ये सभी पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बच्चों।
तो आगे बच्चों प्रश्न 13वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इसका पाठ का, ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां घास पर जीवित रह सकते हैं? क्या हम केवल पत्तेदार सब्जियां ही खाएं, हरी सब्जियां खाएं, तो क्या वो खा के जीवित रह सकते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि जंतुओं, कवकों, जीवाणुओं, गैर हरे पादपों या मनुष्यों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन का स्वयं बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तेदार सब्जियां और घास हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो यानी हम पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खा के जीवित रह सकते हैं, यानी इतनी ऊर्जा हमें मिल जाएगी। लेकिन जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर आज के समय में बन चुका है ना, तो उसके अनुसार फिर हमें जीवित रहने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम उस पर जीवित रह सकते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, जो वो सौर ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज जो है फल में, सब्जियों में, इनमें आ जाता है, और जब हम उनको खाएंगे तो उनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। तो इतनी ऊर्जा हमें मिल जाएगी कि हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें सभी पोषक तत्व ग्रहण करने हैं या पूरी तरह से हमें जीवित रहना है, एक तरह से बिना बीमारियों के हमें जीवित रहना है, तो हमें दूसरी चीजें भी खानी पड़ेंगी। उसके लिए हमें सभी पोषक तत्व चाहिए। तो लेकिन हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा के भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि पहले पुराने समय में लोग क्या करते थे, कंदमूल खा के जीवित रहते थे। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही अध्याय कंप्लीट हो चुका है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको पाठ? हाँ, तो बच्चों आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया। फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।